प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 6 गणित इकाई 3 पूर्णांक अभ्यास 3 का ए पढ़ेंगे और 3A का सवाल नंबर 5 से पढ़ेंगे। चलिए सवाल देखते हैं हम लोग। पूर्णांकों का ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। ये जो संख्या रेखा है इस पे देखिए दिखाया गया है, जिस पर ऊपर की दिशा पर धनात्मक। हमने आपको पूरी तरीके से बताया है कि कहाँ धनात्मक कहाँ ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, दिशा पर धनात्मक तथा नीचे की दिशा पर ऋणात्मक माना जाता है। सर्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इस संख्या रेखा को आप देखिए। अब देखिए ये 0 से ऊपर है, तो जो 0 से ऊपर होगा वो धन पूर्णांक होगा, और जो 0 से नीचे होगा वो क्या होगा, ऋण पूर्णांक। हमने देखिए इसी कारण यहां ये बना दिया है, जो 0 से ऊपर गया है वो धन पूर्णांक है। अगर आपका दिल चाहे तो लिख लीजिए धन 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 धन। चलिए ये ऊपर जो 0 से ऊपर जाते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और जो 0 से नीचे आते हैं उन्हें निगेटिव इंटीजर कहते हैं। जो 0 से ऊपर उन्हें धन पूर्णांक, और जो 0 से नीचे उन्हें ऋण पूर्णांक। अब आप प्रश्नों को देखिए। ए बिंदु +7 पे है। अब आप देखिए +7 पे कौन है, देखिए ए बिंदु है, यहां लिखा भी है। कौन सा बिंदु ऋण 7 पे है? आप देखिए बिना इसको देखे यहां आप देखिए, तो अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये ई क्या है, निगेटिव है। हमने यहां दिखा दिया कि बिंदु ई -7 पर है। कौन सा बिंदु -7 पे है? तो आप उत्तर लिखेंगे, उत्तर 6 का बिंदु ई -7 पर है। बिंदु ई ऋण 7 पर है। अब दूसरा देखिए, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? अब देखिए यहां अगर आपके नहीं समझ में आई तो देखिए हमने क्या लिख दिया है, पूर्णांक लिख दिया है। तो बिंदु बी -3 ऋण 3 को निरूपित करता है। खा लिखिए बिंदु बी ऋण 3 को निरूपित करता है। आपको यहां देखना होगा। फिर देखिए बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। देखिए विपरीत क्या होता है? अगर आपका साथी हंस रहा है और आप रो रहे हैं तो अपने दोस्त के विपरीत हो गए। वो सो रहा है और आप जाग रहे हैं तो विपरीत हो रहे हैं, विपरीत है। अब वो रो रहा है, आप गा रहे हैं, तो एक दूसरे का विपरीत, उल्टा करना। तो अब देखिए बी का इसमें क्या लिखा है, गा। देखिए बिंदु बी का विपरीत बिंदु क्या है? तो बिंदु बी कहाँ है, -3 पर। अब विपरीत बिंदु कौन है, +3 पर, सी। अब लिख दीजिए गा बिंदु बी का विपरीत बिंदु का विपरीत बिंदु सी है। क्यों है? क्योंकि बिंदु बी ऋण 3 पर है और बिंदु बी धन 3 पर है। इस वजह से क्या है, विपरीत बिंदु है। अब आगे देखिए घा देखिए, बिंदु डी के और एल के निरूपित पूर्णांक लिखिए। देखिए सवाल घा देखिए,
बिंदु डी के एल और एल, देखिए कहाँ है, डी और यहाँ के है और यहाँ एल है। बिंदु डी के और एल के निरूपित पूर्णांक लिखिए। मतलब आपको ये लिखना है कि डी किस पर है, तो कहाँ है, डी +5 पे है। देखिए -5। देखिए क्या लिखा है, बिंदु डी के और एल, बिंदु डी के और एल के निरूपित पूर्णांक, मतलब किस पूर्णांक पर डी लिखा है, तो डी किस पूर्णांक पे लिखा है, +5 पर। फिर क्या है, के कहाँ है, ये देखिए -5 पर। और फिर क्या है, एल कहां पर है, एल देखिए यहां है +6 पर। समझ में आया। अब आगे चलते हैं, बिंदु डी के एल के विपरीतों को बताइए। अब देखिए डी का विपरीत कौन है, डी +5 पे है। अब ये देखिए बिंदु डी का विपरीत कौन है, बिंदु डी का विपरीत के है। देखिए बिंदु डी और के एल का विपरीत, तो डी का विपरीत के और के का विपरीत डी और एल का विपरीत कौन है, एम। सवाल देख लीजिए और सवाल को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नांकित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। अब देखिए लिखा है का 7 का क्या है, -2 और +3। देखिए आप जानते हैं पूर्णांक की शुरुआत क्या होती है, 0 के दाहिनी तरफ भी चलती है और बाईं तरफ। तो देखिए इसमें दिया है -2, पहले एक काम करिए आप 0 लिखिए, इसमें 0 लिखेंगे और उसके बाद 3 तक है ना, तो इधर 1 2 और 3, इधर पॉजिटिव है और इधर -1 और -2। देखिए ये आपका हो गया। अब चलिए दूसरा लिखते हैं, खा क्या है, 0 और 6। तो देखिए 0 और 6 क्या है, धन पूर्णांक है, तो हम 0 से चलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। आपका दिल चाहे तो सब में धन लगा लीजिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 0 +1 +2 +3 +4 और +5। ऐसे भी आपका दिल चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब गा देखिए, गा क्या है, -4 और 4। अब आप क्या करें, 0 लिखिए, -1 -2 -3 और -4। इधर चलेंगे, +1 +2 +3 और +4। देखिए -4 -3 -2 -1, 0 -1 -2 -3 -4, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब चलिए घा वाला लिखा जाए, -5 और -2। घा क्या है, -5 और -2। -5
और धन 2। ठीक, अब क्या करेंगे, लिखेंगे 0 -1 -2 -3 -4 और -5, क्योंकि देखिए ऋण 5 तक है ना, तो ऋण 1 ऋण 2, 0 के इधर बाएं साइड में ऋणात्मक होता है और दाएं साइड में धनात्मक, और आपको क्या कहा है, 1 धन 1 और धन 2। अब इसके बाद क्या है, घा के बाद अंगा, ऋण 3 और धन 5, 0 -1 -2 और -3, यहीं तक आपको करना लिखना है। ऋण 3 तक आपको लिखना है, ऋण 3 तक लिख दे। फिर इधर जाए, चलिए, धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 और धन 5, यहीं तक आपको लिखना है, लिख दीजिए, बस यही है। अब उसके बाद क्या है, चार, क्या है, ऋण 8 और धन 4, चलेंगे, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, इधर +1 +2 +3 और +4। देखिए जहां तक आपसे कहा है वहीं तक आपको लिख देना है। सवाल को देख लीजिए और नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नांकित संख्या रेखा को देखिए। ये जो संख्या रेखा बनी है, इस पे सभी पूर्णांक लिखे हैं। पूर्णांक का मतलब 0 के दाहिनी तरफ जिधर धनात्मक, 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक। इसे आप कायदे से देख लीजिए। इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अब देखिए क्या लिखा है, 2 और 5, तो 2 के बाद क्या आता है, 3 4 और 5, तो आप लिख दीजिए 2 3 4 5, ये क्या हो गया, बढ़ता क्रम। अब चलते हैं खा पर, -4 ऋण 4 और 0। अब इसका बढ़ता हुआ क्रम क्या है, एक बात जान लीजिए, आज एक चीज बहुत कायदे से समझ लीजिए। माइनस जो है, अगर आपको लिखा है -2 ऋण 2 और ऋण 3 में बड़ा कौन है, तो आप एक चीज सुन लीजिए कायदे से। यदि आपने किसी बच्चे से 3 रुपए उधार लिए और आपके भाई ने 2 रुपए उधार लिए, तो अब आप बताइए कि शाम के आपके पिताजी आए और आपको 3 रुपया आपके पिताजी ने दिया और आपके भाई को भी 3 रुपया दिया, तो आपने पहले से 3 रुपया ले लिया था, तो वो 3 रुपया आपका खत्म हो गया। लेकिन आपके भाई ने 2 रुपया कर्ज लिया था, तो उसको जब 2 रुपया मिला, 3 रुपया मिला, तो उसने 2 रुपया दे दिया और 1 रुपया का वो मालिक हो गया, 1 रुपया बच गया। तो माइनस में जितना बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो अब देखिए -4, यानी इससे बड़ा कौन है, -4 से बड़ा -3, और -3 से बड़ा -2 ऋण 2, और ऋण 2 से बड़ा ऋण 1, और ऋण 1 से बड़ा 0। अब आज एक चीज जान लीजिए कि किसी भी ऋण संख्या से बड़ा 0 होता है। अब दूसरी आप बात सुन लीजिए, आपके भाई ने 100 रुपए उधार लिए और आपने कोई पैसा उधार नहीं लिया,
तो अब बताइए, आप दोनों लोग गए कहीं नौकरी करने, तो जब आपने काम किया तो शाम को 100 रुपया आपको मिला और शाम को 100 रुपया आपके भाई को मिला। आपके पास कोई पैसा नहीं था और उसने ऋण 100 रुपया उधार ले रखा था। अब जब आपके पास 100 रुपया आया तो आप उसके मालिक हो गए और आपके भाई ने को 100 रुपए देना पड़ा। अब वो शून्य पर हो गया और आप 100 के मालिक हो गए। तो ऋण जो है वो 0 से भी छोटा होता है। अब चलिए 3 और 8 पे, गा क्या है 3 8। अब लिख दीजिए 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। ये क्या हो गया आरोही क्रम। अब देखिए गा के बाद घा है, घा आपका क्या है 0 और 4, 0 4। देखिए दोनों धनात्मक है तो 0 1 2 3 और 4। अब आपका क्या है अंगा और चा, तो यहां लिख देते हैं अंगा क्या है ऋण 5 और ऋण 2। अब देखिए ऋण 5 और ऋण 2, तो यानी ऋण 5 सबसे छोटा है तो लिखते हैं ऋण 5, इसके बाद ऋण 4, इसके बाद ऋण 3 और सबके बाद ऋण 2। अब अगला क्या है 0 और 4, चा है 0 4। अब हम क्या लिखेंगे 0, आरोही क्रम बढ़ता हुआ, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। ये हो गया आरोही क्रम। सवाल को देख लीजिए और नोट कर लीजिए। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। सवाल नंबर 9 देखिए, हमारा सवाल नंबर 9 है, क्या है निम्नलिखित के मान लिखिए। आपने निरपेक्ष मान के बारे में पीछे पढ़ा है। ये क्या है निरपेक्ष मान है। अब आप क्या करेंगे इसे खोल देंगे, का देखिए 9 का क्या लिखा है -13, बराबर करेंगे क्या लिख देंगे 13। यही इसका आंसर है। निरपेक्ष मान का मतलब ये होता है कि जो संख्या रेखा पे पूर्णांक लिखे होते हैं उसके आप किसी तरफ, अब यहां ये क्या है ये है बाईं तरफ, आप बाईं तरफ आप जहां 13 है वहां तक चले हैं, तो चाहे आप फिर जब निरपेक्ष इसे खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 13। इसका मतलब ये है कि आप संख्या रेखा पर 13 कदम या 13 लाइन तक 13 पूर्णांक तक आप गए हैं। अब खा देखिए, खा क्या है 12। अब आप क्या लिख देंगे 12। ठीक, गा क्या है ऋण 37, बराबर आप क्या लिख देंगे 37। अब देखिए घा क्या है 0, बराबर क्या लिखेंगे 0। अब ये देखिए अंगा, आपको बहुत आसान लगा होगा, -47, बराबर क्या होगा 47। आप ऐसे 47 लिख दीजिए। चा 101, 101 लिख दीजिए, हो गया। आप देख लीजिए और सवाल को नोट कीजिए। प्रश्न नंबर सवाल नंबर
सवाल नंबर 10 देखिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। इसमें आपको जो सही लग रहा है, जो सही है उसे सत्य लिखेंगे और जो गलत है उसे असत्य लिखेंगे। पहला सवाल देखिए, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। आपको क्या लगता है कि ये सत्य है या असत्य? देखिए ये असत्य है, क्योंकि अभी हमने बताया कि शून्य जो है वो माइनस से बड़ा होता है। अगर किसी ने किसी कोई संख्या, कोई पूर्णांक ऋण है और शून्य है तो शून्य बड़ा होगा और ऋण जो है वो छोटा होगा। यानी पहला क्या होगा? असत्य होगा। देखिए अभी हमने बताया, आपके पास एक भी पैसा नहीं यानी जीरो है। आपके भाई ने 10 रुपए उधार लिए हैं। शाम को पापा आए, आपने किसी से कोई उधार नहीं लिया था और आपके भाई ने 10 रुपए उधार लिया था, तो वो ऋणात्मक था। आपके पापा ने 10 रुपए आपको दिया, 10 रुपए आपके भाई को दिया, तो उसने पहले ऋण ले रखा था, तो उसका 10 रुपया खत्म हो गया और आप 10 के मालिक हो गए। तो यानी शून्य वाला ऋण वाले से बड़ा होता है। तो ये असत्य है। शून्य सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि माइनस सबसे छोटा पूर्णांक है और माइनस में जितनी संख्या आप लिख सकते हैं। शून्य का विपरीत नहीं होता। हाँ ये सत्य है, शून्य का कोई विपरीत नहीं होता। विपरीत मतलब उल्टा। तो खा क्या है? सत्य। अब चलते हैं गा। गा देखिए, ऋण 17 बड़ा है ऋण 5 से, तो ये क्या है? ये गलत है। बड़ा कौन है? ऋण 5। किसी ने 17 रुपए उधार लिए और किसी ने 5 रुपए उधार लिए, तो कौन कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो जिसने 5 रुपए उधार लिए वो बड़ा है और जिसने 17 रुपए उधार लिया वो छोटा है। तो ये गा वाला क्या है? असत्य है। क्योंकि इसमें क्या कहा है? ऋण 17 बड़ा है, जो कि ये गलत है। अगर धन 17 होता और धन 5 होता तो धन 17 बड़ा होता। यहाँ किसी ने उधार ले रखा है, एक भाई ने 5 रुपए लिया है और दूसरे ने 17 रुपए लिया है, तो 5 वाला बड़ा है, 17 वाला छोटा है। एक धन पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एकदम सच्ची बात। जैसे आपने एक संख्या रेखा बनाई और जीरो के दाहिनी तरफ धन, यानी आप मान लीजिए पांच 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 पर चले, धन 5 पे चले, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो ऋण 5 होगा। तो ऋण 5 और धन 5 में कौन बड़ा है? तो धन 5 बड़ा है। यानी ये वाला क्या है? सत्य है। अब देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। यह असत्य है, क्योंकि जब ऋण है तो जब वो जीरो से बड़ा है तो उसका जो प्रतिलोम होगा, जैसे मान लीजिए 3 है, -3 है, तो उसका प्रतिलोम क्या होगा? +3 होगा। तो +3 से बड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं। यानी ये क्या है? असत्य है। अब देखिए 4, शून्य एक पूर्णांक नहीं है, जबकि शून्य क्या है? पूर्णांक है। तो ये भी क्या है? असत्य है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या है? असत्य है। शून्य एक शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। ये क्या है? ये सत्य है।
एक बार देख लीजिए और सवाल को नोट कीजिए।